गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, सीबीएसई ने अभी हाल ही में सैंपल पेपर आपका रिलीज कर दिया है। क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12 दोनों के सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इस बार आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसा पेपर आ सकता है। इसीलिए सीबीएसई ने फाइनली सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। बच्चों, विदाउट डिले आज हम क्या करने जा रहे हैं, सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस लेवल का आपका पेपर आया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, अपनी स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है आपका। बच्चों, आज हम सबसे पहले केवल फिजिक्स सेक्शन को डील करने जा रहे हैं, वो भी क्लास 10 के। क्लास 10 फिजिक्स सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आए हैं। टोटल क्वेश्चंस हैं 50 बच्चों, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई, ये दो चैप्टर फिजिक्स के, दोबारा बोल रहा हूं, ऑप्टिक्स के ये जो दो चैप्टर हैं, ये आपके 20 क्वेश्चंस आए हैं इन दोनों में से। और बचे हुए 30 क्वेश्चंस, 20 लगभग 20 केमिस्ट्री एंड आपके 10 बायो। लगभग बोल रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, उसको पहले मैं कंफर्म करूंगा अगला। जब आज तो हम फिजिक्स डील कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम केमिस्ट्री एंड बायो डील करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों, एक और बात आपको बताने जा रहा हूं। एक और बात आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं बच्चों। एक और बात बच्चों के में काफी कंफ्यूजन हो रहा है। सर सीबीएसई ने तो पहले बोला था 40 क्वेश्चन ही आएंगे, 40 क्वेश्चन ही आएंगे एंड फाइनली 50 क्वेश्चन दिए सैंपल पेपर में। बच्चे काफी कंफ्यूज हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, सीबीएसई ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, सीबीएसई ने जरूर कहा था कि 40% मींस उस जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, मींस 100 क्वेश्चन आए लेटर सपोज, उसको कन्वर्ट किया जाएगा 40% में। बात समझ में आ रही है? इसने ये कभी नहीं कहा कि 40 क्वेश्चन आएंगे। जैसे 100 क्वेश्चन आ गए, उसको 40 में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन करना कौन सा मुश्किल काम है। 40 आपके टर्म 1 हो जाएंगे, 40 टर्म 2 एंड 20 आपके स्कूल के हाथ में छोड़ देंगे, प्रैक्टिकल एंड ऑल वाइवा वगैरह। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों 50 क्वेश्चंस हैं, कन्वर्ट किया जाएगा 40 मार्क्स में। इज इट क्लियर? चलिए विदाउट डिले क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। बच्चों, डॉक्टर जब दांत का ऑपरेशन करता है, भले ही वो रूट कैनाल टेस्ट हो, भले ही फिलिंग करनी हो किसी के दांत में, तो बच्चों वहां पे उसको डॉक्टर क्या चाहता है, दांत उसका बड़ा दिखे और दांत क्या सीधा दिखे कि उल्टा? डेफिनेटली वो चाहेगा, डॉक्टर चाहता है कि दांत सीधा दिखे और बड़ा दिखे। अब मैं आपको याद दिला दूं बच्चों आपको याद दिला दूं, बोर्ड पे देखिए। टोटल देखिए कॉन्वेक्स के जो हमने रे डायग्राम देखे थे, कॉन्वेक्स जो लेंस था हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, वैसे भी मिरर की बात हो रही है तो मुझे लेंस तो बोलना ही नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनो, कॉन्केव मिरर में 6 केस थे। कॉन्केव मिरर में 6 केस थे। 6th वाले केस में क्या होता था बच्चों? हाँ, इरेक्ट इमेज बनती थी, मतलब सीधी इमेज बनती थी। डॉक्टर सीधा दांत देखना चाहेगा बच्चों, सीधी इमेज। यस। क्या वो एनलार्ज होती थी? हाँ, काफी बड़ी भी होती थी। यानी मेरा आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्केव मिरर। अब बच्चों के मन में डाउट ये आता है, सर ऐसा तो कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस पढ़े थे बच्चों, हमने 2 केस पढ़े थे। उन 2 केस में से हमने क्या देखा था कि आपका हाँ सीधी इमेज तो बनती है लेकिन छोटी इमेज बनती है। याद कीजिए 2 केस। कॉन्केव मिरर में 6 केस पॉसिबल थे एंड कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस पॉसिबल थे। वो दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनती थी, हाँ बिल्कुल बनती थी, लेकिन छोटी बनती थी बच्चों। क्या डॉक्टर को छोटा दांत देखना है? नहीं, वो तो जूम्ड कंडीशन में देखना है, बड़ा दांत देखना है, तभी तो वो ऑपरेशन कर पाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। तो कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल नहीं, प्लेन मिरर बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी कॉन्केव मिरर, हाँ बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। शायद आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। शो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इज इट विजिबल? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस।
ठीक हो गया। कन्वर्जिंग रेंज से कौन सा डायग्राम सही है बोल रहे हैं इन चार में। अरे बच्चों देखते ही मुझे एक बात समझ में आ रही है। ऑप्शन ए देखिए बच्चों, रे एंटर करी, ठीक है, लेंस से कहां से पास हो रही है, 2f। 2f क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे बच्चों पैरेलल रे 2f से कब से पास होने लग गई, वो तो फोकस से पास होती है, डबल ऑफ फोकस से बिल्कुल नहीं। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा ऑप्शन ए गलत है। सिमिलरली ऑप्शन बी भी गलत है। सिमिलरली ऑप्शन डी किसी और वजह से गलत है। क्यों है आइए समझते हैं। बच्चों देखिए बोर्ड पे, देखिए बच्चों बोर्ड पे देखिए, देखो पहला फिगर कैसा है, ये देखिए पहला फिगर बच्चों ऐसा है। देखो पहला फिगर मैं बताऊं, पहले फिगर में इसने क्या किया है, रे पैरेलल आई, ये कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, पैरेलल आई, इसको फोकस से पास करना चाहिए था, दिस इज द राइट फोकस से, लेकिन उसने कहां से किया है, 2f से, यानी डबल ऑफ फोकस, जो कि गलत है बच्चों। और यही मिस्टेक ऑप्शन बी में भी हुई है। ठीक है, अब ऑप्शन दिल्ली, दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली को, ऑप्शन दिल्ली को, डी को। डी में बच्चों क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट से रे आई है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ है, पैरेलल गई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फोकस से, हाँ बिल्कुल सही किया है, कोई गलत नहीं किया है। उसके बाद क्या किया है, हाँ ऑब्जेक्ट की एक और रे आई है, और कहां से पास की है, फोकस से। ये लो फोकस से पास कर दी। कहां से पास करी है, फोकस से। बच्चों एक बात समझ लो, यहाँ फोकस से पास कर रहा है तो आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस, हमने पढ़ा था आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस कि रे आपकी पैरेलल हो जानी चाहिए बच्चों। तो फिगर अगर ऐसा बना होता सही होता बच्चों, फोकस से अगर पास कर रही है तो बाद में पैरेलल हो जानी चाहिए। क्या इसने ऑप्शन डी में ऐसा किया है, बिल्कुल नहीं, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो चुका है। समझ में आ रही है। तो मेरे को केवल और केवल सी ऑप्शन सही दिख रहा है। क्यों, सी ऑप्शन में क्या है बच्चों, देखो सी ऑप्शन, इज इट विजिबल, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है देखिए सी ऑप्शन में इसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल पास करी, फोकस से भेज दी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डाइवेटिंग जाती है, हाँ इमेज बन गई यहाँ पे, देखो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। एक बात यहाँ पे एक चीज सिखाने जा रहा हूँ मैं, एक स्पेशल चीज सिखाने जा रहा हूँ, काफी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, बस सुन लीजिए पहले तो। बच्चों काफी टाइम में काफी बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे हमें समझ में नहीं आता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम एक चीज कर सकते हैं, क्या हम एक चीज वो ये कर सकते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है बच्चों, एलिमिनेशन टेक्निक ये होती है, जिस ऑप्शन में आप श्योर हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है तो उसको डायरेक्ट डिलीट कीजिए, उसको काट दीजिए। ऐसे ही आप 2-3 ऑप्शन डिलीट कर दीजिए, एक ही बचेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या समझाऊं क्वेश्चन के साथ, आओ देखो। देखो बच्चों इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखो पहले इसी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, देखिए इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, देखते ही मुझे समझ में आ रहा है, हाँ सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सी इज द राइट आंसर। तो सी तो मुझे देखते ही समझ में आ रहा है, क्या सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो जितनों को सबने देखो चार डायग्राम देखोगे फटाफट, सबको दिख रहा होगा अरे सी सही है, पढ़ गया आगे। ठीक है, अच्छा अगर मुझे समझ में नहीं आता सी सही है भी या नहीं, तो मैं क्या करता, ऑप्शन ए चेक करता, और ऑप्शन ए में दिमाग लगाता, अरे 2f से भेजा है, एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट, डिलीट कर दिया, हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, 2f से पास कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद ऑप्शन सी बी देखो, अगेन सेम मिस्टेक, बी भी नहीं हो सकता, बड़ा सा क्रॉस, एलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली ऑप्शन डी में क्या किया, आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस, नहीं सॉरी, आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकस, फिर से इसने सेकंड फोकस से भी पास कर दिया। अरे ऐसा कहाँ होता है यार, रूल्स हमने पढ़े थे, रे डायग्राम लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। तो बच्चों सी भी नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन बच्चा सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों टेक्निक समझे आप, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। कहाँ पे ये काफी हेल्पफुल होती है अभी बताता हूँ, जिस समय क्वेश्चन आएगा उसी समय एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कंसिडर इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, एयर का दिया हुआ है, वाटर का भी दिया हुआ है 1.333, बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो स्पीड ऑफ लाइट। अरे भैया हम जानते हैं जब डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो स्पीड घट जाती है, कैसे बोल सकते हैं,
हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू C/V। पहले तो म्यू से कंफ्यूज मत होइए बच्चों, पहले तो यहाँ देखिए, स्क्रीन पे देखिए बच्चों, हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू C/V। अब काफी बच्चे तो ये कंफ्यूज कर जाएंगे, सर ये म्यू क्या है? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी म्यू से। तो आपको जिससे आदत है, आपकी एनसीईआरटी में n से दिया रहता है, अगर आप चाहें तो म्यू से भी कर सकते हैं। चलिए n से ही कर दिया। c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ज्यादा से ज्यादा आप एयर में भी सेम ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 1.003 होती है, तो इसलिए हम लगभग 1 ही मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या हो ये 1 क्या बोला? समझ ही नहीं आया बच्चों को। सुनो दोबारा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में है ये स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप एयर की देखते हैं तो हार्डली थोड़ा सा गिरावट आती है स्पीड में, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम रहती है। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, यहाँ पे c तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। देखो ऑप्शन, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा ग्लास का है, तो स्पीड ग्लास की सबसे कम होगी, ग्लास में सबसे कम स्पीड होगी। उसके बाद 1.33 वाटर, वाटर में सबसे कम होगी, ठीक है वाटर। उसके बाद एयर, देख लो कौन सा ऑप्शन है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, पागल हो क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बड़ी होगी। ऑप्शन सी देखिए बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सही बात है, स्पीड लाइट ग्लास सबसे कम होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देख के बता सकते हैं। इज इट क्लियर? श्योर बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है देखिए, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट अ सेम एंगल ऑन द इंसिडेंट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम अ एयर मीडियम एंड प्रोड्यूसेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R and V, कौन सा एंगल बड़ा होगा? पहले तो आइए, प्रिज्म हमने कहा था जब क्लास में मैं पढ़ा रहा था, उस समय बोला था कि प्रिज्म में क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। आइए देखिए पहले किस लेवल का क्वेश्चन आया है प्रिज्म का। प्रिज्म ये रहा आपका प्रिज्म, बहुत अच्छी बात है, आई होप विजिबल होगा, देख लीजिए ये है प्रिज्म, ठीक है। ये है देखिए लाइट रे आई इंसिडेंट करी, पहली बात नॉर्मल यही है, हाँ नॉर्मल यही है, एन डैश नाम दे देते हैं। क्या होगी? रे ऑफ लाइट क्या करेगी? अगर प्रिज्म नहीं होता सीधे जाती, लेकिन प्रिज्म है तो बेंडिंग शो करेगी। लो कर दिया भैया बेंडिंग शो, बात समझ में आई? इसके आगे का आपको पता है, फिर से ये नॉर्मल है, फिर से ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे जाएगी ट्र। लॉजिक तो हमने सीखा था कहाँ? हमने सीखा था लॉजिक लेक्चर्स में, जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। ऑलरेडी अपलोडेड है बच्चों, अगर आप देखना चाहें डेफिनेटली देख सकते हैं। चैनल का नाम आप लोग को पता है, ग्रो मोर एजुकेशन, पहले इसी का नाम फिजिक्स स्टार गैलेक्सी था। इज इट क्लियर? चलिए आइए देखिए बच्चों ठीक है, अब एक बात बताइए, ठीक है ये मान लेते हैं मेरी कौन सी आई? रेड लाइट, ये मेरी रेड लाइट पड़ी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों? नॉर्मल से लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बच्चों? लाइट रे का नॉर्मल से ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेड लाइट का देख लो बच्चों, देख लिया, ये रेड लाइट का है। अब मैं जो रेड मार्कर से बना रहा हूं वो वायलेट के लिए बना रहा हूं, कंफ्यूज मत हो ना, जो रेड मार्कर से बना रहा हूं वो वायलेट के लिए। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हाँ डेविएट ज्यादा होती है वायलेट, क्यों होती है आपको पता है। उसके बाद फिर से बात समझ में आई। अब बच्चों ये देखो एंगल ऑफ वायलेट कितना कम है, देखो अरे सिर्फ इतना सा। एंगल ऑफ रेड इतना, यहां से लेके यहां तक, और एंगल ऑफ वायलेट थोड़ा सा। तो बच्चों वायलेट ज्यादा डेविएट करती है, ज्यादा क्या करती है? डेविएट कर जाती है ओरिजिनल पाथ से, लेकिन उसका रिफ्रैक्टेड एंगल बहुत कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, इस वजह से। तो काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो ये बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका वायलेट वाला जो एंगल है लेस है देन रेड वाला। कौन सा है ये? रिफ्रैक्टेड एंगल। तो वायलेट लेस देन आर किसमें है? ये है वायलेट लेस देन आर, बॉम्बे में दिख रहा है मुझे बच्चों। रिफ्रैक्टेड एंगल बॉम्बे, ऑप्शन बी।
रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रेड विल बी मोर देन रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ वायलेट। क्या ये टफ था? हाँ, इसमें 7 कलर आप विबग्योर आप जानते हो, सातों के साथ दिखाना चाहते हो तो दिखा डालो, ठीक है, सातों के साथ। क्या होता है आप भी जानते हो यार, सॉरी कहां से होता है, यहाँ से VIBGYOR। ठीक हो गया बच्चों? क्या ये टफ था? बिल्कुल नहीं। बच्चों एक कॉन्सेप्ट सिखाएं अच्छा सा आपको रिलेटेड टू प्रिज्म, आइए देखिए, आपका काम आएगा डेफिनेटली इस पेपर में, नहीं तो किसी और पेपर में। बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आपने प्रिज्म वाला देखा क्वेश्चन। प्रिज्म में देखो हमेशा जो होता है ना, इमर्जेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, जाएगी। इमर्जेंट रे हमेशा, ये क्या बेस दिख रहा है आपको, बेस, दिस इज द बेस। इमर्जेंट रे जो होती है हमेशा बेस की तरफ बेंड होने के लिए करती है। लेट अस सपोज कोई दूसरी रे आई, रेड मान लो, रेड आई, बहुत अच्छी बात है, टर टर, कहां को, टुवर्ड बेस, हमेशा बेस की तरफ बेंड होना चाहती है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कहां को आ रही है, ये बेस है ना, प्रिज्म का बेस की तरफ बेंड होना चाहती है। बच्चों इसका बेनिफिट आपको कब होगा मैं बताता हूं। इसका बेनिफिट आपको तब होगा बच्चों जब कोई एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा, मींस प्रिज्म को घुमाएगा, लो भैया मैंने आड़ा रख दिया, मैंने तिरछा रख दिया, मैंने ऐसे रख दिया, बताओ अब क्या होगा। इस टाइप की सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि विबग्योर ऐसे होता है, VIBGYOR, एंड बेंड, इमर्जेंट रे बेंड करती है बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ। इज इट क्लियर बच्चों? शो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है बच्चों, देखिए फिर देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। फिगर देख के बच्चों समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, छोड़ो पहले तो मैंने देखा, अच्छा कॉनकेव मिरर दिया है, अरे वाह, ग्राफ में दिया है बॉक्सेस दिख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, ठीक हो गया। और क्या दिया है, अरे फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा है। आओ बच्चों क्वेश्चन देख के पढ़ के समझ में आ जाता है आंसर। क्या देखो बच्चों, यहाँ देखिए स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे क्या, पहले बोर्ड में बच्चों पहले तो ये देखो, फिगर देख के फोकल एफ जहाँ पे लिखा है, पी और एफ के बीच में दूरी कितनी है, 3 स्मॉल बॉक्स। 3 स्मॉल बॉक्स मतलब एक स्मॉल बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर दिया है, 3 स्मॉल बॉक्स मतलब 3 सेंटीमीटर, तो फोकल आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। बच्चों फोकल आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यहाँ देखिए बच्चों फोकल आपका कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। क्यों आया बच्चों, फिर से बता दूं आपको, कुछ फिगर ऐसा दिया है, हाँ कॉनकेव मिरर दिया है, ठीक हो गया, ये एफ दिया है और ये सी दिया है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी पे। पहली बात यहाँ पे ग्राफ में जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, तो 3 ब्लॉक के बाद आ रहा है आपका एफ, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फोकल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ठीक डबल होता है फोकल का। फिर से बच्चों एक बात बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी टोटल यानी रेडियस ही हो गया, वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, 2f होता है ना, ठीक हो गया बच्चों। पहली बात ये कॉनकेव है, मैं फोकल माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल लिख लो बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ क्या है, -3, ठीक हो गया, कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में जब भी हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, इमेज भी कहां पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो भी उल्टी और वो भी सेम साइज की। बात समझ में आ रही है? तो सेम साइज की बन रही है बच्चों, तो मैग्निफिकेशन तो पहली बार 1 हुआ। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, अरे बच्चों ऑब्जेक्ट देखो ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ऊपर है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है, डाउन, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नीचे को है इसलिए नेगेटिव, और ऊपर वाली क्या है, नेगेटिव एच मान लो। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव एच, एस से एच कटा -1 बच्चों। ऑप्शन चेक करो बच्चों, ऑप्शन मेरे को दिख रहा है माइनस वाला, माइनस मेरे को दिख रहा है बच्चों बॉम्बे और दिल्ली में। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, अरे भैया ऑन दिल्ली में से ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि फोकल लेंथ -3 ऑलरेडी निकाल चुके हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझदार बच्चे समझ चुके हैं। बॉम्बे सही क्यों है, बॉम्बे सही इसलिए है, फोकल लेंथ -3, हाँ बिल्कुल सही है, एंड मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए, क्यों,
ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सेस के ऊपर रखते हैं, लेकिन इमेज इन्वर्टेड है और नीचे बन रही है, नीचे यानी वो नेगेटिव वाई एक्सेस यानी नेगेटिव हाइट, इसलिए नेगेटिव मैग्निफिकेशन। क्या आपको क्लियर हुआ? शो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अरे वाह, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यहां भी गलती करते हैं। आओ देखो बच्चों, फिर बोर्ड पे देखो बच्चों, बोर्ड पे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। आओ, कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है बच्चों आपको? कॉन्सेप्ट ये सिखाना है बच्चों, सर्किल, यहां देखो सर्किल है, ये सर्किल दिख गया, बिल्कुल दिख गया। सर्किल में बच्चों अगर मैं कहीं पे रेडियस बनाऊं ना, सरफेस से हमेशा रेडियस 90 डिग्री होता है। देखो बच्चों, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, हाँ 90 डिग्री। ये यहाँ पे ये है सरफेस, रेडियस ने फिर से 90 डिग्री, हाँ ये है रेडियस, सरफेस पे मैंने टेंजेंट डाली, हाँ 90 डिग्री। बच्चों ऐसे ही ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, तो ये एंगल क्या होगा? ये सरफेस हो गया यानी टेंजेंट हो गई, इससे ये 90 डिग्री, या बोल दो ये वाला 90 डिग्री, सब 90। तो बच्चों अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? इतना सीख गए, पहले ये बताओ क्या सीखना था? सीखना ये था कि सर्किल में रेडियस सरफेस से, यानी सरफेस पे कोई टेंजेंट डालो उससे 90 डिग्री बनाता है हमेशा। क्लियर हुआ पहली बात। अब बच्चों जो क्वेश्चन दिया है आपका वो सेमी सर्किल दिया है, तो है तो सर्किल ही, तो सर्किल है तो रेडियस क्या करेगा? 90 डिग्री, ये रेडियस है ना, ये तो रेडियस है सर्किल का, तो ये 90 डिग्री सरफेस के साथ तो बनाएगा ही। अब देखो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी है, ओ पॉइंट ये है बच्चों, ओ पॉइंट फिगर देख लेना, ओ पॉइंट पे बच्चों रे ऑफ लाइट ये आई, यानी इसी के ऊपर आ रही है और सीधे निकल गई विदाउट डेविएटिंग। हाँ जाना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि नॉर्मल है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, पहले फिगर देख लो यार, फिगर देखो बच्चों, फिगर में क्या है? ऑप्शन ए के वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा है। अरे बच्चों ये सरफेस है ना, ये देखो ये ऐसे टेंजेंट, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आ रही है, इसी के ऊपर आ रही है, अंदर चले जा रही है। अरे तो एंगल, इंसिडेंट एंगल 0 नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? अब काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 90 टिक करके आ जाते हैं, काफी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे तो 90 था। अरे 90 बिल्कुल है, लेकिन वो सरफेस के साथ है। आपको किसके साथ पूछ रहा है? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल किसके साथ निकालते हैं? नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ कितना है? अरे नॉर्मल के साथ तो 0 ही बन रहा है, उसी के नॉर्मल के ऊपर से ही तो जा रहा है वो। बात समझ में आई? नहीं आई? तो आओ एक और समझाने की कोशिश करते हैं। ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, देखो इसके बगल से ले जाऊंगा मैं, कितना एंगल? मिनिमम 1 डिग्री। इसी के ऊपर से ले जाऊंगा 0 डिग्री, ऊपर से ले जाओगे तो 0 डिग्री इंसिडेंट एंगल बचेगा। इसमें समझाने वाली क्या बात है? तो मेजॉरिटी ऑफ कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, चलिए देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें? मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यही गलती करते हैं क्या बच्चों? सरफेस के साइड 90 है, लेकिन इंसिडेंट एंगल 90 नहीं है, इंसिडेंट एंगल 0 है, क्योंकि रे ऑफ लाइट इसी के ऊपर से पास हो रही, रे ऑफ लाइट इसी के ऊपर से पास हो रही, रे ऑफ लाइट इसी के ऊपर से पास हो रही। इज इट क्लियर? शो? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया 0 डिग्री, बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन में है। अरे वाह, देखो बच्चों क्या कहा था, आड़ा तिरछा प्रिज्म। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हेल्प करता है कि जो इमर्जेंट रे है, जो फाइनली निकलती है, वो हमेशा बेस के क्या होती है? बेस की तरफ बेंड होना चाहती है। तो ये कॉन्सेप्ट जितने बच्चों को पता था या होगा, तो वो बच्चों के लिए प्रिज्म को कितना ही आड़ा तिरछा कर लो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। फिगर देख लिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। अ प्रिज्म एबीसी इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक हो गया। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन फिगर, बहुत अच्छी बात है। In which of the following diagram after dispersion third color from the top of spectrum corresponds to the color of the sky? Color of sky क्या होता है? ब्लू। वो कह रहा है मुझे टॉप से गिनने में ऊपर से नीला चाहिए। अरे हम जानते हैं भैया, प्रिज्म में अगर हम नीचे से गिने VIB, हम अगर नीचे से गिने, यहाँ देखो ये रे ऑफ लाइट टर टर टर,
ये क्या ऐसे होती है, 7 लाइनें दिखा दो टोटल, 7 क्यों, VIBGYOR, VIBGYOR। ठीक हो गया, समझ में आया नहीं आया? अब बच्चों इतनी बात तो समझ में आ रही है मुझे, क्या जो ब्लू कलर है ना VIB ब्लू, नीचे से तीसरे में, लेकिन क्वेश्चन वाले को क्या चाहिए, क्वेश्चन को चाहिए टॉप से, क्वेश्चन को क्या चाहिए, जो एग्जामिनर चाह रहा है वो चाह रहा है नीचे से ब्लू आ रहा है तीसरे में, एग्जामिनर चाह रहा है टॉप से थर्ड गिनने पे ब्लू आ जाए, मतलब इस पोजीशन पे ब्लू आ जाए। अभी तो क्या आता है, रेड, रेड ऑरेंज येलो, तीसरे पे येलो आता है अभी तो क्या कर रहे हैं भैया, कुछ नहीं, उल्टा कर दो। लो भैया उल्टा कर दिया। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए यार, उल्टे में होगा भी नहीं होगा, समझो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था। लो भैया रे ऑफ लाइट आई, क्या हुई, बेंडिंग हुई, बेस की तरफ, ये है बेस, ये देखो बच्चों ये है बेस, बेस की तरफ बैंड होना चाहती है, हाँ बेस की तरफ बैंड हुई। ये लो रे ऑफ लाइट आई, बेस की तरफ बैंड होना चाहिए। देखो अब क्या हो गया, दिस इज V, दिस इज IGYOR, बहुत हो गए, यहाँ भी ऐसे ही दिखा देना बच्चों, ठीक हो गया, VIBGYOR, ज्यादा तो नहीं हो गए, लाइन गिन लेना, सात होनी चाहिए, VIBGYOR। देखो बच्चों टॉप से तीसरा, अरे मिल तो गया, स्काई का कलर ब्लू, टॉप से तीसरा स्काई का कलर, इज इट क्लियर, खत्म। कॉन्सेप्ट क्या था, हाँ बेस की तरफ मुड़ेंगी इमर्जेंट रे, ये है बेस प्रिज्म का, ठीक है। तो देखो बच्चों ऑप्शन ए, अरे ऑप्शन ए तो सीधा प्रिज्म है यार, इसमें तो टॉप से येलो मिलता है, टॉप थर्ड में येलो मिलता है, हो नहीं सकता बच्चों। ऑप्शन बी, ओ माय गॉड उल्टा, हाँ यही सही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, अरे पागल हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा किया है। अब मैं ये देखो इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, यहाँ देखो यहाँ ऑप्शन सी में क्या किया, इसी प्रिज्म को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा करने से क्या, येलो अभी भी तीसरे में रहेगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, यानी हो ही नहीं सकता ये भी ऑप्शन। ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन दिल्ली में क्या किया भैया, ऑप्शन दिल्ली में इसने कर दिया, क्या करा, कुछ नहीं करा, ऑप्शन दिल्ली भी इसने तिरछा कर दिया, और कैसे तिरछा किया देख लो बच्चों, कैसे कर दिया तिरछा, ऐसे कर दिया, बीसी को बेस बना दिया, चलो बीसी से, ऑप्शन देख लो दिल्ली, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, ऑप्शन दिल्ली देख लो, कुछ ऐसा प्रिज्म है, ठीक है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंसिडेंट कहाँ से करवाया, यहाँ से करवाया, करवा दो कोई बात नहीं, लो करवा दिया। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, हाँ बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, लो, फिर क्या होगा, लो बेस की तरफ, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, यही वाला फिगर बन गया, ये देखो VIBGYOR, VIBGY, यानी ये भी तो हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दिया। बच्चों जब भी प्रिज्म को, सीधे प्रिज्म को हल्का सा टेढ़ा करोगे तो विब्ग्योर का पैटर्न तो वही रहेगा, थोड़ा सा तिरछा आएगा। ठीक, अगर उल्टे, ठीक विब्ग्योर का उल्टा करना है तो प्रिज्म को ही उल्टा कर दो। समझ में आया बच्चों ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि इमर्जेंट रे प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड होती हैं ऑलवेज। जिस बच्चों को ये पता था उसको विद इन ये 30 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का क्वेश्चन, लेकिन जितनों ने वहाँ पे मेहनत करी, अरे ये हम नॉर्मल डालेंगे, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, वो दिमाग लगाते लगाते 3 से 4 मिनट लगा गए और क्वेश्चन भी लास्ट में गलत टिक करके आए। तो समझ रहे हो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करना इन एडवांस बिफोर द एग्जाम। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, डेफिनेटली अगर आप लोग अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, लेक्चर इन डेप्थ ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, आप डेफिनेटली उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये सैम्पल पेपर के बाद मैं कुछ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, डेफिनेटली ऑफलाइन बच्चों के लिए मैं टेस्ट लेता रहता हूँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चालू है, डेफिनेटली ऑनलाइन भी ये जल्दी आने वाली है। अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक द बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन रीजन, 90% बच्चे इस बार डरे हुए हैं। सर असर्शन रीजन में डर लग रहा है, डर लगना स्वाभाविक भी है। असल में होता क्या है, बड़े बड़े एग्जाम लाइक IAS, IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऐसे ऐसे एग्जाम में भी स्टूडेंट्स अगर 20 असर्शन रीजन क्वेश्चन है तो 10 ही करके आते हैं जितने की जरूरत है। ज्यादा करेंगे तो चांसेस हैं गलत होने के, और रियल में ये ट्रैप होता है एक प्रकार का, यहाँ पे स्टूडेंट रियल में गलती करते हैं। तो अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं और असर्शन रीजन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको एक और ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। आज की क्लास में बच्चों पहली ट्रिक मैंने सिखाई आपको क्या, एलिमिनेशन टेक्निक। दूसरी में सिखाने जा रहा हूँ असर्शन रीजन को कैसे डील करना है। तीसरी में सिखाऊंगा आपको LTQ लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस टेक्निक। उससे पहले अभी सीखते हैं असर्शन रीजन हम टैकल कैसे करेंगे। बच्चों असर्शन रीजन टैकल ऐसे करोगे, पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 है असर्शन। देखो टेक्निक सीखो बच्चों, यहाँ बोर्ड पे देखो स्टेटमेंट, देखो असर्शन को स्टेटमेंट 1 की तरफ पढ़ना है, STATEMENT स्टेटमेंट 1 की तरह पढ़ना है, पढ़ डालो। स्टेटमेंट 2 किसको, रीजन को स्टेटमेंट 2 की तरह पढ़ना है। देखो बच्चों टेक्निक सीखो, स्टेटमेंट 1 रीड करो, डिसाइड कर दो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, पहली बात। स्टेटमेंट 2 पढ़ो यानी रीजन पढ़ो और डिसाइड कर लो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कर लिया 2 स्टेप। तीसरा स्टेप, तीसरी बार में क्या करना है, स्टेटमेंट 1 पढ़ो, एक ही फ्लो में बीच में बिकॉज लगा के, BECAUSE बिकॉज लगा के स्टेटमेंट 2 भी एक ही फ्लो में पढ़ डालो। दोबारा बोल रहा हूँ, तीसरा स्टेप, स्टेटमेंट 1 पढ़ो, एक ही फ्लो में स्टेटमेंट 1 एंड 2 पढ़नी है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 एक ही फ्लो में पढ़नी है, बीच में बिकॉज लगा के। बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो आओ समझाता हूँ। देखो 8 क्या है, पहले तो देख लो 8 है क्या। देख लिया क्वेश्चन, बिल्कुल देख लिया होगा। असर्शन क्या है, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, अरे व्हाट, ट्रू। स्टेटमेंट 1 मैंने पढ़ी और ट्रू डिसाइड कर लिया। स्टेटमेंट रीजन क्या है, मतलब स्टेटमेंट 2 की तरफ पढ़ो आप तो इसको, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, हाँ सही कह रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अब तीसरा स्टेप क्या था, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ कैसे पढ़ेंगे, देखो बच्चों, स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम बिकॉज व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। सुनने में अटपटा नहीं लग रहा है? दोबारा बोल रहा हूं, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम बिकॉज व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ये रीजन है क्या? अरे पढ़ने में अटपटा लग रहा है यानी गलत है, यानी आपका एक्सप्लेन, दोनों पॉइंट सही हैं आपके, क्या है, दोनों पॉइंट सही हैं लेकिन गलत है बी, मतलब जो रीजन है, रीजन सही नहीं समझा पा रहा है असर्शन को। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, रीजन सही नहीं है, ऑप्शन बी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या होता है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए में होता है, तो जो कि है नहीं यहाँ पे। तो क्या है, बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? शो। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों 8 वाला समझ में आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे है, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4 डायप्टर। बच्चों हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू 1/f होता है। पावर नेगेटिव तो f भी तो नेगेटिव आएगा, पावर पॉजिटिव तो f भी पॉजिटिव आएगा। तो पहले तो इतनी बात साफ समझ में आ रही है बच्चों क्वेश्चन पढ़ के कि आपकी फोकल लेंथ क्या आने वाली है, नेगेटिव। नेगेटिव मेरे को 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी डी, यानी मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया। किस कॉन्सेप्ट से एलिमिनेट किया बच्चों, मैंने इस कॉन्सेप्ट के कि फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकती क्योंकि पावर नेगेटिव है। ठीक है, पावर निकालनी है। आओ बच्चों स्क्रीन पे देखो, पावर दी है -4, फोकल लेंथ निकालनी है। पावर दी कितनी है, -4, पावर दी है -4, फोकल लेंथ निकालनी है। आओ देखो पावर कितनी है, -4 डायप्टर, फोकल क्या होता है 1/p, 1/p -1/4 यानी 0.25 नेगेटिव का -0.25। काफी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर टिक करके आते हैं, अरे ये मीटर है यार, -25 सेंटीमीटर। क्या होगा बच्चों, चेक कर लो, -25 सेंटीमीटर, ठीक है -25 सही है। पहली बात नेगेटिव पावर यानी नेगेटिव फोकल, नेगेटिव फोकल होता किसका है बच्चों, कॉनकेव का। किसका होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की तो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, तो कॉनकेव लेंस हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी है बिल्कुल, कॉनकेव लेंस है बिल्कुल है क्योंकि नेगेटिव पावर है।
एंड फोकल लेंथ कितनी है -25 सेंटीमीटर। सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। ओके, रेज फ्रॉम सन कन्वर्जेड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर। बच्चों कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं यार, टॉप मार सकते हो यार बच्चों आप इस बार तो। और बार क्या होता था, आपकी राइटिंग मैटर करती थी, और वैसे भी जितना ज़्यादा आप लिखते थे आपके एग्जामिनर कितना ही अच्छा लिख लो पूरे मार्क्स देते ही नहीं थे थ्योरेटिकल आंसर्स में। अब तो ABCD एक चीज टिक करना है, मार्क्स मिलेंगे या तो पूरे मिलेंगे या 0 मिलेंगे। तो बहुत अच्छा चांस है बच्चों इस बार टॉप मारने का। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मीन्स समझो बच्चों, एक बात सोचिए बच्चों, एक बात बोलता हूँ। मैंने आपको प्रिज्म टॉपिक पढ़ाया, लेट अस सपोज आपसे कहा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड आप तैयार करो। कितने वैरायटी बना लोगे आप प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 5, ज्यादा से ज्यादा 10 से ज्यादा तो वैरायटी नहीं बना सकते हो ना। उससे ज्यादा अगर आप 11वां 12वां 13वां अगर फिर से बना रहे हो, वो रिपीटेटेड कॉन्सेप्ट होंगे बच्चों, नए क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकते हो आप 10 से ज्यादा। अरे प्रिज्म टॉपिक ही कितना है यार आपके सिलेबस में, तो सिर्फ 10 क्वेश्चन। ऐसे ही 2 चैप्टर खोले हैं, तो मैं वो 2 चैप्टर में, अगर मैं आपको 2 चैप्टर में मैक्सिमम 200 क्वेश्चन करा दूं, पूरे 2 चैप्टर मिला के 200 छोड़ो, मैं तो ऑफलाइन में 500 क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूं। तो अगर इतने ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं करा देता हूं बच्चों, चांस ही नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, चांस ही नहीं बनता है कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर से आए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे उन 500 के अंदर से। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेहनत करोगे गुड़ डालोगे तो मीठा होगा डेफिनेटली। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। और इस बार तो इतने चांस हैं कि मेजोरिटी ऑफ बच्चों के साइंस में 100 आने के 100% चांस हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें बच्चों। अगर आप भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली विजिट कीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, कैसे ऑफलाइन एंड कैसे ऑनलाइन, कैसे ऑफलाइन का आपको कंटेंट अगर आपको पोस्टर से भिजवाना है डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, देख लीजिए डिटेल वहां जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, आ जाओ, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है पहले तो ये देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका रे फ्रॉम सन कन्वर्जेस एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बच्चों याद करो, हमने सूरज से किरणें आई थी कॉनकेव मिरर, हमने A4 शीट आगे पीछे करी थी क्लास में, और हमने देखा था अरे यहाँ पे बहुत शार्प पॉइंट मिल रहा है, हमने थोड़ा देर रखा और पेपर बर्न हो गया। हमने कहा यहीं पे शार्प पॉइंट मिला था, यहीं पे पेपर बर्न हुआ, यही फोकस होगा। तो फोकस है भैया ये 15 सेंटीमीटर, यानी घूम फिर के आपको दे दिया F = 15। नेगेटिव पॉजिटिव बाद में सोचेंगे बच्चों, फोकल मुझे पता चल गया 15। अब कॉनकेव मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर है तो फोकल क्या होगा, नेगेटिव, फोकस क्या होगा, नेगेटिव। हाँ सही है। और क्या बोल रहा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे बच्चों साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइड ऑफ इमेज आता है, और वो भी ठीक सी पे बनता है, वो भी ठीक उसके नीचे उल्टा बनता है। सब लोग को जानते हैं, सब लोग को याद हो जाती है चीज, और सेम साइज बनती है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, 15 दूना 30 सेंटीमीटर, 30 पे रख दो बच्चों, यानी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑप्शन ए क्या है पढ़ो, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव इन फ्रंट ऑफ मिरर। हाँ बिल्कुल सही है, ए सही दिख रहा है मेरे को, बाकी गलत हो गए। ए इज द राइट आंसर बच्चों, 10वें का ए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11वां बच्चों। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन बोर्ड पे रीड कीजिए पहले। If the real image of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of the flame, ठीक है, distance between lens and image 80 सेंटीमीटर, at what distance should the candle be placed from the lens? देखो बच्चों दिया क्या है पहले तो ये लिख लेते हैं। बोल रहा है if the real image of a candle formed by a lens is 3 times the size of, यानी मैग्निफिकेशन बच्चों इसने घूम फिर के 3 दे दिया है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा देर में सोचते हैं, फिलहाल तो 3 गुना दे दिया है मैग्निफिकेशन, बहुत अच्छी बात है, वो भी लेंस से, बहुत अच्छी बात है। वो भी क्या है, रियल इमेज। अरे वाह, पक्का रियल इमेज किसमें बनती थी, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस में। हाँ बिल्कुल सही है, कॉनकेव में तो वो बनती थी ना वर्चुअल,
ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस बिटवीन, आपको क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, यानी वी दिया हुआ है आपको, लेंस एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन इमेज। इमेज कहाँ बनती है बच्चों, यहाँ देखो, पहले केस कौन सा है, यहाँ पहले डिटेल लिख दूं मैं, चलिए पहले देख लो यहाँ पे वी क्या होगा बच्चों, इमेज कहाँ, आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सेस यानी पॉजिटिव होगी 80 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन 3 दिया है। अब बच्चों एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, आपको घूम फिर के दिया क्या है, आपको घूम फिर के क्या दिया है, आपको घूम फिर के दिया है, देखो यहाँ देखो, पहले तो बड़ी स्क्रीन में देखिए आप, आपको दिया है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 गुना दिखता है बड़ा, ठीक हो गया। लेंस है क्योंकि रियल इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही है। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट जब आप यहां रखते थे, इमेज कहां बनती थी, यहां कहीं, पॉजिटिव इमेज इसलिए पॉजिटिव 80, बिल्कुल सही है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 गुना, यानी ये बड़ी बन रही है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव होगी आपको पता है, वो इसलिए होगी, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन -3, वैसे भी लेंस में -3 आता है, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लॉजिक वरना लॉजिक आपको मैंने बता दिया, ठीक है। वैसे यू पूछ रहा है बच्चों, यू पूछ रहा है ना, अब मुझे पता है यार, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -3 एंड ठीक है बच्चों। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हम ऑल्सो जानते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है आपका, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, HI/HO, एंड मैग्निफिकेशन लेंस का क्या होता है, V/U। काफी बच्चे क्या कर देते हैं, -V/U, बच्चों गलती मत करना, मेमोरी में आ जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि फॉर्मूला तो एटलीस्ट गलत मत लिखो। HI/HO ठीक हो गया, हो गया, फिर हो गया। मैग्निफिकेशन कितना दिया है, -3 डाल दिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। V कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। U कितना दिया है, निकाल लो, U कितना आ गया, 80/-3 आ गया। U ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, नेगेटिव साइड रखना है, यानी -x एक्सेस, हाँ वहीं रखते हैं, 80/3 सेंटीमीटर। अरे वाह, ऑप्शन दिल्ली। क्या बच्चों टफ था, बिल्कुल नहीं था बच्चों, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए बच्चों, आपकी स्क्रीन में है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक हो गया भैया। व्हाइल लुकिंग एट द रे डायग्राम, अरे भैया यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं मल्टीपल डेटा क्वेश्चन। बच्चों पहले थोड़ा सा सुनिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, देखिए पहले पहले थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में। आओ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं मल्टीपल डेटा क्वेश्चन, मींस मल्टीपल नॉलेज चेक करते हैं। कैसे होते हैं क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट 1 दे देंगे ऐसा ऐसा समथिंग समथिंग, 2 दे देंगे ऐसा ऐसा, 3 में ऐसा ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, चौथे में दे देंगे कुछ और, ऐसे 4-5 पॉइंट दे देंगे, जैसे कि क्वेश्चन 12 में आप लोग देख रहे हैं। फिर इसमें पूछेंगे बताओ ऑप्शन ए सही है क्या, ऑप्शन ए में क्या है, 1 एंड 2 करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी दे देंगे ओनली 3 एंड 4 करेक्ट, ऑप्शन सी बोल देंगे ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी बोल देंगे ओनली एंड ओनली 5 इज करेक्ट, ओनली 5 करेक्ट, मतलब ये 5वां करेक्ट है या सारे करेक्ट हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों, ये असल में ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, क्यों होते हैं, आप स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे, स्टेटमेंट 2, इतनी सारी स्टेटमेंट, पहले तो 5 स्टेटमेंट पढ़ोगे, फिर 4 ऑप्शन पढ़ोगे, 5 4 9 लाइनें पढ़ोगे, अगर आपने सही किया तो सिर्फ आपको 1 मार्क्स ही मिलना है। दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, इनको बोलते हैं, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन तब देता है जब उसे कम मार्क्स में आपसे ज्यादा नॉलेज आपकी चेक करनी होती है। अब मैंने स्टेटमेंट 1 आप सही है गलत है पहले ये चेक करोगे, हाँ नॉलेज चेक कर ली एग्जामिनर ने, 2 सही है नहीं चेक करोगे, 3 सही है नहीं चेक करोगे, यानी आपकी मल्टीपल नॉलेज चेक कर दी है, और उसके बाद भी यहाँ से ऑप्शन छांटोगे, मतलब काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। आपकी नॉलेज चेक कर ली है, घूम फिर के इतनी ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ोगे और गलती से भी अगर गलत ऑप्शन टिक कर दिया, टाइम भी बर्बाद हुआ आपका,
और बात समझ में आ रही है, सब कुछ आता। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये इन क्वेश्चन को मल्टीपल डेटा क्वेश्चन बोलते हैं, मल्टीपल नॉलेज चेक कर ली जाती है और मार्क्स सिर्फ एक ही दिया जाता है, कम मार्क्स में ज्यादा नॉलेज चेक कर ले रहे हैं आपकी। तो ऐसे लंबे क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जैसे क्वेश्चन दिखेगा उस समय के लिए इसे छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन करना, टाइम बचेगा लौट के आना, और लौटने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आइए समझिए बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, इनमें से सबसे पहले तो लंबी स्टेटमेंट छोड़ो, जो छोटी छोटी स्टेटमेंट दिख रही कोई एक पढ़ो। लेट अस सपोज मैंने 2 पढ़ी, स्टेटमेंट 2 पढ़ी, मैंने कहा इसने कुछ बोला था, मैंने कहा नहीं बिल्कुल गलत बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मुझे समझ में आ गया 2 स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ जिस चीज में 2 है वो तो गलत ही हो गया ना, 2 तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी 2 दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, आप तो इन स्टेटमेंट में से एक को पढ़ो और कंफर्म हो जाओ कि वो सही बोल रहा है गलत। अगर वो गलत है तो सीधे यहाँ ऑप्शन में देखो, अगर वो जहां जहां दिख रहा है वो तो सही हो ही नहीं सकता है, तो वाले ऑप्शन डिलीट करो। अगर एक ही बचा है तो वेल एंड गुड, वही आंसर हो गया। 2 बचे हैं तो फर्दर स्टेटमेंट पढ़ो। क्या आपको बात समझ में आई? मैंने क्या किया, ऑप्शन 2 मैंने देखा ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ भी नहीं हो दिखना चाहिए इन ऑप्शन में, तो मैंने क्या किया, ये तो हो ही नहीं सकता है काट दिया, ये भी नहीं हो सकता है काट दिया, ये भी नहीं, एलिमिनेट कर दिए 3 ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट विल बी द राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? शो चलिए डील करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, देखिए नालिनी कोई लड़की है, कुछ कहना चाह रही है, सुन लो इसकी बातें। नालिनी कह रही है ठीक है मुझे कॉन्केव दिख रहा है, वो भी कॉन्केव मिरर दिख रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, वर्चुअल कॉन्केव मिरर। कॉन्केव में तो वर्चुअल छठे केस में आती थी, और छठा केस क्या होता था, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए तब वर्चुअल। ये तो सी और एफ में है, वर्चुअल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 1 गलत। देखो बच्चों पहले तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ए में क्या दिया है 1 and 2, बी में क्या दिया है 1 and 3, 1 and 3, सी में क्या दिया है 2 3 4, 2 3 4, दिल्ली में क्या दिया है, दिल्ली देख लेते हैं बच्चों, दिल्ली देख लेते हैं, 1 2 3 4 सारे ही दे दिए यार कोई बात नहीं, 1 2 3 4। बच्चों मैंने जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ी, देखो बच्चों, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन। अरे पागल है क्या, वर्चुअल इमेज कहाँ से बन जाएगी, पागल है क्या, छठे केस में बनती थी जब पोल और फोकस के बीच में होता था, तो डेफिनेटली इसमें तो ये ऑप्शन 1 गलत बोल रहा है, यानी जहां जहां 1 है बच्चों साफ गलत हो गया, यहाँ है हो ही नहीं सकता, यहाँ है हो ही नहीं सकता, यहाँ 1 है ना तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, सी इज द राइट आंसर। अरे वाह, इतना लेंथी क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन और इतने जल्दी आ गया। हाँ बच्चों, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक, इसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर लाइए, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब जाके आप अगर फिर भी श्योर नहीं है तो क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो सी वाली स्टेटमेंट 2 3 और 4 को पढ़ लो। आओ पढ़ते हैं, 2 तो लंबी दिख रही, मैं नहीं पढ़ रहा, 3 कह रहा है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड। हाँ, कॉनकेव मिरर सारे केस में तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, शुरू के 5 केस में, हाँ तो इन्वर्टेड बनेगी। गलत दर्द कर जाता है यार बच्चों आपको एक्सप्लेन करते करते, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ। हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से विदाउट डेविएटिंग पास होती है। 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर है, कह रहा है फोकल लेंथ नेगेटिव, हाँ तो राइट आंसर इज सी। आप क्या बता रहे हो, हमने तो एलिमिनेशन टेक्निक से पहले ही सीख लिया था। अब काफी बच्चे खुश हो रहे होंगे, अरे वाह एलिमिनेशन टेक्निक बड़ी अच्छी टेक्निक है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, आप लगा नहीं पाओगे एग्जाम में। क्यों नहीं लगा पाओगे, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? काफी बच्चे बोल रहे होंगे सर ऐसे क्यों कह रहे हैं, डरा क्यों रहे हैं? बच्चों प्रॉब्लम ये है ना, ये जब तक आपकी आदत में नहीं आएगा आप वहाँ यूज ही नहीं कर पाओगे। आदत में मतलब आपके ब्लड में आ जाए, खून में आ जाए, आपकी आदत में आ जाए, तभी डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में, चलो इसको एलिमिनेशन से क्रॉस चेक करते हैं या चेक करते हैं या करते हैं। मतलब मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर ये जैसे पेपर है 20 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद जैसे क्वेश्चन 1 पढ़ा कर दिया, फिर उसे एलिमिनेशन टेक्निक से करने की कोशिश कीजिए।
फिर 2, फिर एलिमिनेशन से, फिर 3 को करिए, फिर एलिमिनेशन से क्रॉस चेक कीजिए। जब आप हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन ट्राई करेंगे तब जाके एग्जाम में आपको एलिमिनेशन टेक्निक का ध्यान आएगा, क्योंकि तभी जाके वो आपकी आदत में आएगी, तभी जाके वो आपके ब्लड में आएगी, तभी जाके आपके खून में आएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शो चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट ऑफ अल्कोहल इज इतना। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है बच्चों, पहले तो क्या दिया है 1.65, मैं देख नोट कर लेता हूं क्या दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है, एक तो दिया है 1.65 और दूसरा क्या दिया है 1.36 एक ग्लास का दिया है, एक अल्कोहल का दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, मेरे को एक बात बता दो सबसे पहले, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कभी जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाने की बात आती ना, म्यू, काफी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, लेट मी अगेन चेक। हाँ, पूछा है आपसे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, यानी ग्लास का अल्कोहल मतलब म्यू जी बाई म्यू ए पूछा है। और काफी स्टूडेंट ये लिखने में गलती करते हैं, मतलब सोचते हैं अरे यार कहीं गलत ना लिख दूं, मतलब 30 सेकंड चले जाते हैं। कितनों को डर लगता है? काफियों को लगता है। तो बच्चों डर कैसे भगाएं, सुनिए। पहले तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब डिवाइडेड बाई एयर, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब डिवाइडेड बाई। आंख बंद करके पहले तो ये लिखना सीखो। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दिया है म्यू अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1.6 बाई 1.36 सॉल्व करेंगे तो 136 कम 136, ठीक हो गया। 46 56 66 30 तो होता नहीं है, तो ठीक है लगा दो। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये तो हुआ नहीं, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, मेरे को तो ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, आओ डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। 136 बाई 165 इस टाइप का कुछ है, तो 165 देखो, 136 एकम 136 मान लेते हैं, लगभग 36 46 50 36 46 56 66, तो मतलब ये आ गया 29। ठीक है, नहीं होता है तो 0 लगाओ। अब होता है हाँ, 13 2 जा 26 6 2 12 2 3 2 6 1 7 2 1 2 2 1 2 हाँ 1.21 टाइप का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अरे वाह, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, काफी बच्चे कह रहे होंगे सर आप क्या कर रहे हो, आपको क्या हो गया? तो बच्चों आपका डाउट क्या है, मैं इसको सेकंड मेथड से बताता हूँ। देखो पहले डाउट क्या है आपका बच्चों, कुछ डाउट नहीं है वो। देखो असल में ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर बोले या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, हम क्या बोलते हैं, दोनों एक ही बात। तो हमने बोल दिया ये घूम फिर के वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट है, इसलिए मैंने म्यू जी लिखा। समझ में आया? इसीलिए मैंने म्यू अल्कोहल लिखा। अगर आप एयर को कोई मीडियम मान रहे हो, जैसे जूस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद जूस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विद जूस, इस टाइप का, तो आओ देखो तब वैसे भी कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, कैपिटल ए, एयर मतलब कैपिटल ए, क्या होता है बच्चों? पहले तो फॉर्मूला लिख डालो, म्यू जी बाय म्यू ए, यही मतलब होता है। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल छोटा ए विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या हो गया? म्यू अल्कोहल बाय म्यू एयर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड तो करो बच्चों, म्यू जी बाई म्यू ए, क्या हुआ बच्चों? हिचकी आ रही, मेरे को कोई याद कर रहा है आप में से चलिए क्या हो गया, ठीक हो गया। डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया, म्यू जी ए बाई, क्या आ गया बच्चों? म्यू जी ए बाई म्यू जी म्यू ए। अब आप ही ने तो कहा था अभी, आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1.65 और इसकी वैल्यू दी है 1.36। वैल्यू डालो बच्चों यहाँ पे, 1.65 बाई 1.36
इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए। हाँ इसी को म्यू जी बाई म्यू ए, वही तो आया घूम फिर के। इक्वल टू क्या आ गया 1.21। कैसे ही करो यार बच्चों, आंसर तो एक ही आएगा, क्यों कंफ्यूज रहते हो इतना। क्लियर हुआ बच्चों, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आंसर इज द ऑप्शन बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। अरे वाह, अब लगाओ दिमाग। अरे बाप रे, स्टेटमेंट ए पढ़नी है, बी पढ़नी है, सी पढ़नी है, डी। बच्चों ऐसी जगह फिर से बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक। अभी तक मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम आ गए 20 में से जहां एलिमिनेशन टेक्निक लग रही है। और अगर आपको नहीं आती है बच्चों, रियली बोल रहा हूँ, नुकसान होने जा रहा है आपका इस बार एग्जाम में। सीख लेना, हर क्वेश्चन में अप्लाई करना, तभी ब्लड में आएगी, तभी आदत में आएगी, तभी मार्क्स स्कोर कर पाओगे, वरना नुकसान होने वाला है आपका। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों फिगर दिया है बहुत तगड़ा, मैं भी बना लूं फिर तो बोर्ड में। आओ देखो, कुछ ऐसे आई है, उसके बाद हो गई है बेंड, होने दो अच्छी बात है, उसके बाद सीधे चले गई है, होने दो, चले गई। क्वेश्चन ने क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन ने दिया है मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, ये दिया है 1, ये दिया है 2, ये दिया है 3 और ये दिया है 4। मीडियम 1 2 3 4 दिया है। और क्या दिया है, बोल रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। एंगल 2 लेस देन एंगल 1, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें से कंक्लूजन बताओ कह रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले फिगर देखो बच्चों, आप तो स्टेटमेंट बाद में पढ़ना। ठीक हो गया, 1 2 एंगल में लिख दे रहा हूँ, फिगर में बना दे रहा हूँ। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, और ये मेरा 3 है, सही बनाया, हाँ। ये मेरा 4 है, सही बनाया, हाँ। ठीक हो गया बच्चों, हाँ सही बनाया है। ठीक हो गया बच्चों, ये रे आई, ये रे गई। आओ देखो बच्चों, बड़ी स्क्रीन में देखिए, आओ। हो क्या रहा है बच्चों, कुछ फिगर ऐसे दिया है और कुछ बता रखा 1 बराबर 3 बराबर एंगल 4 और बता रखा एंगल 2 लेस देन एंगल 4 है। बहुत अच्छी बात है। और बता दो कह रहा है, थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दो, मींस कौन डेंसर है कौन रेयर है, इस टाइप की कुछ बातें बता दो कह रहा है। आओ देखो बच्चों, पहले तो बच्चों मैंने जब फिगर देखा, रे आई बेंड हुई है, फिर रे आई, फिर यहाँ बेंड हो गई, यहाँ पे सीधी निकल गई। अरे बाप रे, देखो यहाँ से आई सीधी निकल गई विदाउट बेंडिंग। और हमने क्लास में पढ़ा था, जब भी मीडियम चेंज होगा, जब भी कोई दूसरा मीडियम आएगा, बेंडिंग तो दिखेगी, भले ही अवे हो भले ही टुवर्ड्स हो, बेंडिंग होगी। यहाँ तो बेंडिंग ही नहीं हुई है, यानी दोनों मीडियम सेम है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। यानी यहाँ से कंक्लूजन मेरा निकल गया 3 और 4 सेम मीडियम है, कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ है। तो पहला कंक्लूजन निकला μ3 बराबर μ4। अरे वाह, और यहाँ दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सॉरी 4 तो कुछ है ही नहीं मीडियम, ये 1 ही नाम है। देखो फिगर ढंग से देख लो, ये मीडियम 1 ही है। तो यहाँ से समझ में आया 3 बराबर 1 और 1 बराबर 1, 3 बराबर 1। अरे वाह, मीडियम 1 सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन में पहुंचा मैं, बहुत अच्छी बात है। अरे जब ये सेम मीडियम है तो हटा दो ना यार, कंफ्यूज कर रहा है ये, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। अब ठीक है, अब देखो बच्चों, एंगल 1 बराबर एंगल 3 दे रखा है, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ऐसा हमने कब देखा था, ग्लास स्लैब। जितना इंसिडेंट एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, क्यों, जितना बेंड टुवर्ड होता है उतना बाद में इमरजेंट में फिर अवे हो जाता है। तो याद आ रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, ये देखो, इसको हम ग्लास स्लैब की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अरे हाँ यार, ये तो ग्लास स्लैब जैसी लग रही पूरी की पूरी। रे आई टुवर्ड्स बेंड हुई है, यानी एंगल कम है, टुवर्ड्स बेंड हुई है, तो इन दो को देख के समझ में आ रहा है कि टुवर्ड बेंड हुई है। रे आई ऐसे जाती लेकिन बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी 2 डेंसर है देन 1, 2 डेंसर है देन 1, 2 ग्रेटर देन 1। एक और कंक्लूजन। अब देखो 1 बराबर 3 क्यों हुआ, क्योंकि ग्लास स्लैब में भी ऐसा ही होता है, जितने एंगल से आई, जितनी ये बेंड हुई इधर को, फिर उतनी अवे बेंड हो गई, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3, पूरा ग्लास स्लैब हो रहा केस। अब बच्चों कंक्लूजन तो मैंने निकाल दिया, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल एंगल, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब मीडियम टू डेंसर है देन 1। तो बच्चों इन दो को देख के कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्या आप, निकाल सकते हैं बिल्कुल। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं,
कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि 1 बराबर तो 3 है और 2 सबसे बड़ा, 2 मीडियम 2 सबसे बड़ा यानी सबसे डेंसर। फिर बात हो गई 1 की और 1 बराबर 3 है। बच्चों मेरा कंक्लूजन ये है, इसके बेस पे आंसर अब आप कर सकते हैं। अब आंसर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, देखिए आंसर मैं आपकी स्क्रीन में दिखा देता हूं आपको। देखिए बच्चों, ये है आपकी स्क्रीन में आंसर्स। पहला ऑप्शन ए, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3। मीडियम 1 डेंसर है 3, अरे बराबर है, सेम मीडियम है, कहां से हो जाएगा डेंसर? बेवकूफ बना रहा है बच्चों आपको। ऑप्शन बी क्या है, मीडियम 2 इज रेयरेस्ट 2, अरे डेंसरेस्ट है, रेयरेस्ट कहाँ है? फिर से बेवकूफ बनाया गया है, बॉम्बे भी गलत आंसर। ऑप्शन सी, मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1। मीडियम 3 इज डेंसर देन 1, अरे यार 3 और 1 सेम है यार, 10 बार बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए भी बोल रहा है मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3 और ऑप्शन सी बोल रहा है मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1। एक दूसरे को घुमा रहे हैं, अरे दोनों बोल दिया, दोनों सेम है यार, 1 बराबर 3। ऑप्शन डेली, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर essentially the same medium but 2 is, हाँ मीडियम 1 एंड 3 essentially सेम है, बिल्कुल हाँ। मीडियम 2 इज डेंसरेस्ट, हाँ मीडियम 2, यहाँ देखो मीडियम 2 इज डेंसरेस्ट, हाँ देन 1 एंड 3, बिल्कुल सही, ऑप्शन डेली इज द राइट आंसर। मजा आ गया बच्चों। अरे बच्चों टफ था क्या? अरे देखने में टाइम टेकिंग था क्योंकि लंबा क्वेश्चन था, रीड करने में टाइम लगता, कंक्लूजन ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने बार बार बोला है थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, लौट के आओ। जिसने फॉलो किया फायदे में रहेगा, बाकी समझदार समझदार हैं, बाकी गधेड़े तो गधेड़े ही रहेंगे, क्या बोला जाए। आओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दिखा दें क्या? स्क्रीन में तो दिख रहा है आपके, ठीक है देखिए। आओ क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बच्चों, देखो द अबव लेंस हैज फोकल लेंथ, विजिबल है बच्चों आप लोगों को? पूरा रीड, हाँ पूरा रीड हो रहा है, थोड़ा सा छुप रहा है, चलो। द एबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, अरे कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ, पहली बात f पॉजिटिव 10, f इक्वल्स टू पॉजिटिव 10, f इक्वल्स टू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर है, हाँ सही है। द ऑब्जेक्ट हाइट, अरे h ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव y एक्सिस हमेशा पॉजिटिव। पूछ रहा है क्या इमेज हाइट, पूछ ले भैया, बताएंगे तेरे को भी। बोल रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इतना इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर रखा है और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है, आप भी जानते हो। पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज, तो देख लो, आइए बोर्ड पे देखिए बच्चों, ठीक है ये आपको डेटा दी है। मेरे से पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज बता दो, यानी मेरे से ये जानना चाह रहा है, और मुझे पता है इमेज और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक चीज कोरिलेट करती है, वो क्या? मैग्निफिकेशन, ठीक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में HI भी आता है, HO भी आता है। मैग्निफिकेशन को फर्दर हम एक और रिलेशन से जानते हैं, V और U के रेशियो से, और वहां पे V चाहिए U चाहिए, हमारे पास U तो है, V गायब है, तो पहले हम V निकालेंगे। आओ हम जानते हैं क्योंकि ये लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v तो निकालना है, 1/u माइनस 5, माइनस क्यों? नेगेटिव एक्सिस में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, u हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, याद कर लो। 1/f पॉजिटिव 10, सब सेंटीमीटर चल रहा है, बढ़िया। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस इंटू 2 10, 1 माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 1/10, यानी v आ गया माइनस 10। अरे वाह है, बहुत अच्छी बात है, v नेगेटिव 10 आना चाहिए, और फिगर देखो नेगेटिव 10 आ भी रहा है, बढ़िया है, ठीक हो गया, v माइनस 10 आ गया। अब यहाँ देखो बच्चों बोर्ड पे, आओ इधर को देखो, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ आपको दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h इमेज बाय h ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू लेंस है, लेंस में v/u चलता है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर, यूनिट चेक करो, v माइनस 10 u माइनस 5 यानी 5 दूना 10, h इमेज 4 mm 2 to the 4 mm। अरे वाह मजा ही आ गया बच्चों, 4 mm इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप जैसा कि देख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें सेंटीमीटर चल रही हैं, कुछ चीजें आपकी सेंटीमीटर चल रही हैं,
कुछ मीटर चल रही हैं, मिलीमीटर सॉरी। कभी आपका कन्वर्ट करने का मन हो, हालांकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी हमें, इसलिए मैंने किया भी नहीं। अगर कभी आपको करने का मन हो कन्वर्ट, तो काफ़ी बच्चे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, और एक कन्फ्यूज हो जाते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, 30 सेकेंड तो सोचने में बर्बाद करते हैं। तो अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं ऐसी जगह पे, पहले तो पहचानें कहाँ कहाँ पे आपको टाइम लगता है, उसके बाद कैसे इम्प्रूव करें, इसको कैसे इम्प्रूव करें ये मैं बता देता हूँ। बाकी आप अपनी कमियां महसूस करो और मुझे मैसेज करो कैसे इम्प्रूव करें, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेगा, टाइम बचेगा तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आओगे, मेरिट में ऊपर आओगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए बच्चों, एक बात बताओ, एक बात बताओ, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, या मीटर में करते हैं और बेटर समझ में आएगा। देखो 1000 मीटर बराबर 1 मीटर, अब लॉजिक समझना, सॉरी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, लॉजिक समझो बच्चों। अगर यूनिट छोटी है तो उसके बगल में नंबर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट आना चाहिए, समझ में आ रही है। यूनिट अगर बड़ी है तो उसके बगल में नंबर छोटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से वही कांस्टेंट आना चाहिए। समझ में आया लॉजिक? अब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे से बोला 1000 मीटर को किलोमीटर में कर दो, मैंने कहा यार 1000 से या मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या करूँ। मैंने देखा छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बड़ी है तो इसके बगल में नंबर छोटा कैसे आएगा, जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। समझदार बच्चे समझ गए। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर में। काफी बच्चे तो ऐसे करते हैं, पहले मिलीमीटर को मीटर में ले जाएंगे, 1 मिलीमीटर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घूम फिर के फिर सेंटीमीटर में लाएंगे। अरे टाइम टेकिंग, टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, फिर यानी आप एग्जाम में पीछे चल रहे हो। कैसे करोगे, यहाँ देखो, जैसे 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना होता, 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, पहले तो मैं दिमाग देखता, मिलीमीटर बड़ी यूनिट है कि सेंटीमीटर, मैंने कहा सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, यानी इसके आगे नंबर छोटा होगा। नंबर छोटा यानी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड, नंबर छोटा करना है तो 10 से डिवाइड यानी 0.2। अरे वाह, मजा ही आ गया, चीजें आपको आती थी, स्पीड अप हुआ, इससे क्या बेनिफिट हुआ, समझ गए। शो अप्लाई करोगे तो बेनिफिट में रहोगे, नहीं करोगे तो जैसा चल रहा है ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक हो गया, आपने ये पढ़ लिया होगा बच्चों, ठीक है। नीचे बढ़ाता हूँ, मुझे तो ये ग्लास स्लैब लग रही है बच्चों, थोड़ा सा टिल्टेड ग्लास स्लैब है और कुछ नहीं है। व्हाट कुड बी द एक्स दैट, अरे यार, दैट सी प्लेस इनसाइड द बॉक्स। अरे बच्चों, क्वेश्चन 17 दिख रहा है आपको, ऑप्शन क्या कह रहा है बताओ, ग्लास स्लैब, वो एक्स क्या होगा। अरे कन्वर्जिंग लेंस होती तो रे पैरेलल जा रही है यार बच्चों इस फिगर में, कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज करवाते हैं, इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए। एलिमिनेशन टेक्निक देखो बच्चों, एलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन ए हटा दिया, हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ऑप्शन डेली देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म, अरे प्रिज्म तो डिस्पर्स करता है, फैलाता है, पैरेलल तो भेजता ही नहीं रेस को। अगेन ऑप्शन डी, हो ही नहीं सकता, काट दिया, एलिमिनेट कर दिए तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ऑप्शन सी, अ प्लेन मिरर, अरे पागल हो क्या, प्लेन मिरर पार जा रहा है, वो पार जा रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल कोई होगा, रे जा रही है उसके अंदर, एंटर कर रही है, इससे निकल रही है, मिरर में से कब से निकलने लगी, मिरर के आर पार तो होती नहीं है। अरे ये बच्चों रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, रिफ्रैक्शन, तो प्लेन मिरर तो रिफ्लेक्शन में आता है, सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी बचा, अ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, जिसको हम ग्लास स्लैब बोलते हैं, बॉम्बे इज द राइट आंसर। मैं नहीं बता रहा बच्चों, शर्म आ गई मुझे बताने में, बॉम्बे राइट है 17 का, क्यों है, ग्लास स्लैब है, क्योंकि पैरेलल रेस। क्वेश्चन नंबर देखो 18वां, शी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो क्वेश्चन, ओ हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे काफी लोग, आप लोग टाइम लेते होंगे, काफी बच्चे यहाँ पे टाइम लेते होंगे आप लोग, देखो फिर देखो बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है 18वें में, सी मेजर्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू इतना, एंड सी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, 1.5 दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोल रहा है। देखो बच्चों, पहले तो बोर्ड पे देखिए यार, आप क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ लिए,
बोर्ड पे देखिए 18वां फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आए बच्चों, 18 में पहुंच चुके हैं हम। ठीक हो गया, ठीक हो गया, टाइम भी काफी हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहली बार बच्चों ग्लास स्लैब ऐसी है, यहाँ देखो ग्लास स्लैब ऐसी कुछ है, कुछ ऐसी है। मैं पतली बना दे रहा हूँ तो रो तो नहीं दोगे आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ऐसी आ रही देखो, रे आई ट्र नॉर्मल, कहाँ बैंड होगी, रेयर से डेंसर ट्र, क्यों, क्योंकि म्यू दिया है 1.5। आप 1 आपकी बुकों में एनसीईआरटी में एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन लो या म्यू लो बात एक ही है। डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक हो गया। फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्र, अरे वाह मजा ही आ गया। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, आपको क्या दिया है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपसे बोल रहा है ये आर रिफ्रैक्शन एंगल बता दो यदि इंसिडेंट एंगल आपको दिया हुआ है। कितना दिया है 48.6, कितना दिया है ये 48.6, आई दिया है 48.6 डिग्री। अब देखो बच्चों काफी, देखो अब इतना तो सबको समझ में आ गया स्नेल्स लॉ लगाना है। अब काफी बच्चे स्नेल्स लॉ लगाने में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1.5 लिखें या साइन आर अपॉन साइन आई 1.5 लिखें, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आप 30 सेकंड लगभग, यानी मतलब आपको एक झलक तो सोचना पड़ता है यार कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, यानी ऐसा डाउट जाता है तो डेफिनेटली 30 सेकंड आपके बर्बाद होते हैं। और अगर आप ऐसी सिली प्रॉब्लम को पकड़ चुके हैं कि आपके यहाँ पे हाँ ऐसे में मेरा टाइम बर्बाद होता है, जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो सॉल्यूशन कौन सी बड़ी चीज है बच्चों, मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन। देखिए बच्चों बोर्ड पे देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का है साइन एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का साइन एंगल। देखो मैं लिख रहा हूँ म्यू वन, यहाँ का नाम दे, बाहर का नाम दे रहा हूँ 1, अंदर का नाम दे रहा हूँ 2, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नो। तो म्यू वन साइन 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन 2, समझ में आया नहीं आया। साइन 1 मतलब 1 जहां मीडियम वहीं का एंगल, वहां का एंगल आई है, तो चाहो तो साइन आई लिख लो। म्यू 2 यानी अंदर का म्यू ले रहा हूं तो अंदर का एंगल, अंदर एंगल कितना है आर, अरे वाह। म्यू 1 एयर, शायद एयर ही, हाँ 1 ले लो। साइन आई बता रखा शायद साइन 48.6 दिया है, म्यू 2 1.5, साइन आर निकालना है। अरे साइन 40, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, साइन 48.6 की वैल्यू भी आपको दी है 0.75, अरे वाह 0.75 बाय 1.5 इक्वल्स टू साइन आर, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं मैं, करो बच्चों आओ, इसको लिख सकता हूं मैं 3/4.75 को, हाँ इसको लिख सकता हूँ 3/2 यानी 2/3, हाँ 3 से 3 कटा, आधा आया, आधा साइन कितना 1/2, साइन 30 1/2 इम्प्लाइज आर 30 डिग्री। नहीं समझ में आया बच्चों, साइन 30 की वैल्यू क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो मैंने कहा साइन आर आ रहा है मेरा हाफ, यानी साइन 30 डालूंगा तब मेरा हाफ आएगा, यानी कितना है 30, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, टॉप मार सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मजा ही आ गया। इन द मीन टाइम शैल आई ड्रिंक वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, और भयंकर इतना लंबा क्वेश्चन, मल्टीपल डेटा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल नॉलेज, केवल 1 मार्क्स दे रहे हैं और नॉलेज आपकी पूरी चेक कर ले रहे हैं। अरे ऐसे क्वेश्चन से बचना है आपको, बचना इन द सेंस एक तो टाइम भी खाएंगे और मिस्टेक गलती से हो गई तो नंबर भी ले जाएंगे आपके, तो 2 नुकसान है यहाँ पे। तो इसलिए लास्ट में इनको करना जब टाइम सफिशिएंट होगा, शुरू में मत करना इनको। चलिए टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट तो मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट को, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जब मैं डाल दूंगा, डेफिनेटली डालने वाला हूँ मैं, उस समय मैं छोटी छोटी चीजें आपको और बेटर सिखाते रहूंगा ताकि आपको बेनिफिट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हर फ्रेंड नोटेड दैट, कौन है वही नूरी, नूरी फतेह, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन 19, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, अरे पागल हो गए, पहले यहाँ देखो, ये तो पागल हो गए भैया, पागल होगी, पागल होगी, सही में पागल हो गई ये तो। यहाँ देखो ऑप्शन ए 2 4 5, ऑप्शन बी 3 4, ऑप्शन सी 1 4
5, ऑप्शन दिल्ली 3 एंड 5। कह रहा है केवल यही है करेक्ट है, कह रहा है कि केवल यही है करेक्ट है। आओ देखते हैं ऑप्शन 1 जब हमने पढ़ा बच्चों, ऑप्शन 1 जब हमने पढ़ा, पहले तो बड़ी स्क्रीन कर दी जाए, ठीक हो गया, या आप भी पढ़ना चाहते हो साइड बाय साइड? चलो आप भी पढ़ो यार क्वेश्चन, आप भी पढ़ो। देखो फिर देखो ऑप्शन 1 जब मैंने पढ़ा, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, पागल हो गया, ऑप्शन 1 गलत बोल रहा है, चल झूठे, ऑप्शन 1 कहाँ दिख रहा है, इसमें 1 है, ये हो ही नहीं सकता। सी तो गयो, एलिमिनेशन टेक्निक। अगला 2 तो ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, मैं चौथा पॉइंट भी छोटा है, पांचवा बहुत लंबा लग रहा है, मैं नहीं पढ़ने वाला, मुझे तीसरा छोटा लग रहा है, मैं तीसरा पढ़ने जा रहा हूँ। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, एयर इज ऑप्टिकली रेयर, हाँ सही कह रहा है, एयर इज यानी 2 सही है, 2 सही है, तो मतलब या ये होगा क्योंकि यहाँ 2 है, या ये सही होगा, या और 2 कहाँ है, अरे वाह यही सही है, इसका मतलब 2 तो यही दिख रहा है मेरे को, हाँ यार ये सही, बड़े जल्दी आंसर में पहुंच गया। चलो और देख लेते हैं, ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद सेम वेलोसिटी। अरे पागल हो गया ये बच्चों, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होने के कारण ही बेंडिंग होती है। असल में मीडियम चेंज होने के कारण वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। दोबारा बोल रहा हूँ, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो स्पीड में बदलाव देखा गया, और स्पीड में बदलाव देखा गया उसी के प्रोपोर्शनली बेंडिंग होती है। तो ये कह रहा सेम स्पीड से जाएगा डिफरेंट में, पागल हो गया ये, 2 जहां जहां गलत हो गया। अरे मैंने क्या पढ़ दिया ये, अच्छा अभी इससे पहले मैंने 3 पढ़ा था, चलो छोड़ो, अभी तो हमने फिलहाल 2 पढ़ दिया, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद सेम वेलोसिटी, गलत बोल रहा है भैया, जहां जहां 2 है वो तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता 2, बस 2 एलिमिनेट हो गए, अब बी या डी में से एक होगा। अब पढ़ो तीसरा, एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, हाँ सही बोल रहा है, तीसरा सही बोल रहा है, कहाँ है, अरे तीसरा यहाँ भी, हाँ दोनों सही है, तो दोनों हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पांचवा है, यहाँ आईवी है चौथा, अब चौथा पढ़ूं कि पांचवा, जो छोटा है वो पढ़ूंगा। चौथा है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर देन द रेयर मीडियम, अरे पागल हो गया यार ये, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर होती है, पागल हो क्या, ऑप्शन 4 गलत बोल रहा है, ऑप्शन 4 गलत बोल रहा है, एक ही बचा, कौन सा सही है, ऑप्शन दिल्ली, क्रॉस चेक कर लो, हाँ पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा पॉइंट भी पढ़ रहे हो ना, साइन ऑफ इंसिडेंस स्नेल्स लॉ बोल रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, समझ में आ गया, गलत अर्थ कर दिया बच्चों, आई एम नॉट रीडिंग, आप रीड कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दिल्ली, हाँ ऑप्शन दिल्ली इज द राइट आंसर। फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं, अरे वाह, देखो फिर बच्चों क्वेश्चन लास्ट बोल रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ मटेरियल विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, ठीक है, देन द लेटरल शिफ्ट, अरे वाह, आओ बच्चों इस क्वेश्चन को डील करने से पहले कॉन्सेप्ट सिखाएं आपको, क्लास लैब क्लास में तो हमने डेप्थ में करा था, और नए स्टूडेंट आप लोग सीखना चाह रहे हो तो सीख लो। क्या है बच्चों, ये देखो क्लास लैब, मेरी क्लास लैब, ये क्या ऐसे जाती अगर क्लास लैब नहीं होती, यहाँ पे क्या हुई बेंडिंग, फिर से क्या हुई बेंडिंग, क्या हुआ बच्चों, इमरजेंट रे और जो पहली वाली इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल होती थी, हमने इतना पढ़ा था बच्चों। असल में देखो ना, ये म्यू जो है ना, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ, असल में क्या पूछ रहा है, लेटरल शिफ्ट पूछ रहा है। देखो लेटरल शिफ्ट क्या होती है, लेटरल शिफ्ट, या देखो यहाँ पे देखो, शिफ्ट जो होती है लेटरल शिफ्ट, वो क्या होती है, फंक्शन ऑफ म्यू एंड थिकनेस, थिकनेस क्या, ये मोटा है, यहाँ देखो, पहले तो मैं आपको बड़ी स्क्रीन दिखाते हैं, देखो ये थिकनेस है, ग्लास स्लैब कितना चौड़ा है, ग्लास स्लैब कितना चौड़ा है, दिस इज द थिकनेस, तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगी, क्योंकि शिफ्ट इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ म्यू एंड टी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतनी शिफ्ट ज्यादा, जितनी थिकनेस ज्यादा उतनी शिफ्ट ज्यादा। कैसे बोल सकते हैं, आइए समझिए बच्चों, म्यू ज्यादा होगा, समझना पहले, म्यू ज्यादा होगा तभी तो ये ज्यादा बेंड करी, और ज्यादा बेंड करी तभी तो ये गैप दिखा,
सोचो अगर ये म्यू कम होता तो ये बैंड कम करती, ऐसे देखना मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको। अगर ये म्यू कम होता इसका, ठीक है, म्यू कम होगा तो ये बैंड कम करेगी, बैंड कम करेगी तो ऐसे निकल जाएगी। देखो लेटरल शिफ्ट बहुत कम हो गई, यानी म्यू कम हुआ तो बेंडिंग कम हुई, बेंडिंग कम हुई तो आप देख सकते हो लेटरल शिफ्ट भी कम हुई। तो यानी म्यू और शिफ्ट इज लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू बढ़ाओगे तो शिफ्ट आपकी बढ़ेगी। ठीक हो गया। अब बच्चों देखो थिकनेस, अगर मैं इसकी थिकनेस आधी कर दूं, थिकनेस आधी कर दूं, देखो देखो ग्लास स्लैब मेरी आधी बची है। अरे वाह, अब देखो हुआ क्या, रे आई, बेंडिंग हुई, ऐसे आई, फिर से यहाँ पे फिर से क्या होगी, नॉर्मल से अवे जाना चाहेगी, नॉर्मल से अवे, लो भेज दिया अवे, ऐसे निकल गई। देखो मैंने थिकनेस आधी करी तो लेटरल शिफ्ट कितनी कम हो गई, लेटरल शिफ्ट देखो कितनी कम हो गई। देखो ग्लास स्लैब मैंने आधी कर दी, लो मैंने मिटाई दिया, लो ग्लास स्लैब मैंने मिटाई दी, आधी कर दी थिकनेस। अब पहले से कंपेयर करना, जब मैंने आधी कर दी तो क्या हुआ है, ये फिगर बना है। आधी में देखो थिकनेस कितनी कम थी और जो पहले वाला फिगर था उसमें लेटरल शिफ्ट कितनी ज्यादा थी। यानी थिकनेस कम करोगे, थिकनेस कम करोगे तो क्या हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट भी कम हो जाएगी। थिकनेस ज्यादा करोगे लेटरल शिफ्ट ज्यादा, यानी शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। बच्चों अगर ये आपको याद रह गया ना, ये कॉन्सेप्ट याद रह गया, क्या लिखो, नोट करो, याद करो, तो आपका वहां पे 30 सेकंड में क्वेश्चन डील कर पाओगे। अब ऑप्शन पढ़ो बच्चों, ऑप्शन पढ़ लो, आंसर खुद ही मिल जाएगा। देखो ऑप्शन क्या है, लेटरल शिफ्ट ऑफ रे वुड हैव बीन लेस, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाएंगे, म्यू घटाओगे तो लेटरल शिफ्ट घटेगी, म्यू घटाओगे यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाओगे तो शिफ्ट घटेगी, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन लेस, ऑप्शन सही है। वो कह रहा है 1.5 से अगर घटाएं तो लेटरल शिफ्ट भी घटेगी, बी बढ़ जाएगी, पागल है क्या, सी सेम रहेगी, फिर से पागल है भैया तू तो, डी देयर इज इनफ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, अरे भैया तुम्हें तो पूरी किताब रख दो तब भी आप कहोगे इनफ इंफॉर्मेशन, हमने कुछ नहीं कहना मुझे आप लोगों के बारे में। अरे वाह, फाइनली क्या हो गया आपके, फाइनली आपके हो गए क्वेश्चन सारे के सारे, ये लास्ट 20 था। इसके बाद नेक्स्ट जो हम करने जाएंगे, नेक्स्ट हम केमिस्ट्री एंड बायो को डील करेंगे। बच्चों लास्ट में जाते जाते मैं फिर से आपको बता दूं, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सबसे बड़ी चीज एलिमिनेशन टेक्निक सीखी, अपनाना आ गया तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए थे, एलिमिनेशन टेक्निक के बिना बहुत लंबे हो जाते हो, बात समझ आ रही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन टेक्निक, नंबर 1। नंबर 2 कॉन्सेप्ट हमने तो वैसे बहुत चीज सीखी थी, हाँ प्रिज्म में बेस की टुवर्ड बेंड होती है इमर्जेंट रे, नंबर 2 कॉन्सेप्ट। नंबर 3 कॉन्सेप्ट स्नेल्स लॉ जल्दी जल्दी कैसे लगाएं वो सीखा। नंबर 4 हमने लेटरल शिफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ, यानी किस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सीखा। और लास्ट जाते जाते एक और चीज आपको बता दूं, LTQ टेक्निक जो अभी तक नहीं बताई। बच्चों LTQ टेक्निक क्या होती है, बोर्ड पे देखिए, LTQ टेक्निक लर्निंग थ्रू क्वेश्चन टेक्निक। बच्चों आपने चैप्टर अपना थ्योरेटिकली पूरा कॉन्सेप्चुअली सारे न्यूमेरिकल लगा डाले, थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट कर दिया, चैप्टर लाइट वाला भी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमनाइज तीनों कंप्लीट कर दिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। बच्चों अब क्या, अब पढ़ना छोड़ दोगे, कौन कह रहा है आप 100% ले आओगे मार्क्स, अगर 80 में अटक गए तो यानी फर्दर ग्रोथ की जरूरत है, फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे करोगे, LTQ टेक्निक से, लर्निंग थ्रू क्वेश्चन। लर्निंग थ्रू क्वेश्चन क्या होता है, टेस्ट सीरीज उठाओ या कोई बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाओ, लेट अस सपोज 100 क्वेश्चन आपने उठाए, 1 2 3 4 5 6 100 क्वेश्चन। अब 100 में से बच्चों आपको मान लेते हैं 70 क्वेश्चन आपने देखे कर दिए सही, 30 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, और ये 30 फिर सोचिए, एनालाइज कीजिए, अरे मैंने 30 क्वेश्चन गलत क्यों किए, अच्छा सिली मिस्टेक, नंबर 1 इंप्रूव कीजिए। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन, और अरे यार ये तो मैं पढ़ याद ही नहीं रहा, मेमोरी प्रॉब्लम, सीखिए नोट्स बनाइए। तीसरा, अरे ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं तो भूल गया पढ़ना, और फिर से नोट्स बनाइए क्वेश्चन। यानी अब आप क्या कर रहे हैं, बचे हुए जो 30 क्वेश्चन जो आपने गलत किए, छोड़ दिए, जो भी, अब उससे सीख रहे हो, तो उससे आप अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हो, यानी आपके जो अभी तक 80 मार्क्स आते और वो 90 की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से अगला टेस्ट उठाइए 100 क्वेश्चन का, वहां आप 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चन देखिए, उनसे इंप्रूव करिए। अब काफी बच्चे को मैं बताता हूँ, काफी बच्चे करते गए हैं, टेस्ट दिया 100 क्वेश्चन टेस्ट दिया, उनके आगे 80 नंबर 100 में से, और खुश हो गए पागलों की तरह। अरे बच्चों ये 80 तो आपको पहले से आते थे यार, तभी तो टिक कर पाए, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, आपने ग्रोथ करी नहीं,
आप उन क्वेश्चन से ग्रोथ करोगे जो आप नहीं कर पाए। वो 20 क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, बुक पलटिए, ये क्यों आपने गलत किया है, या तो आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, या जल्दीबाजी, सिली मिस्टेक, चंचलपन, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, उन पे वर्क ऑन कीजिए। और वो जो 20 क्वेश्चन गलत किए हैं उनमें से निचोड़ निकालिए, सीखिए, नोट्स बनाइए, ऐसे ऐसे ग्रोथ कीजिए। आप 80 से 90 लाएंगे, 90 से 100, और जिस दिन 100 लाएंगे आपके पिताजी होंगे सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन, आपके पेरेंट्स होंगे, नॉट ओनली फादर, आपकी होल फैमिली, आपके पेरेंट्स सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर आप देना चाहते हो उन्हें गिफ्ट, डेफिनेटली आप लोग दे सकते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।